हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने सीपी और सीवी की जो इक्वेशन है वो देख ली थी कि किस तरह से जो है डिराइव की जाती है। उसके अलावा जो है हमने जूल लॉ के बारे में पढ़ा था, राइट। आज जो है इस क्लास में हम रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी देखेंगे कि जो भी हमने इक्वेशन डिराइव करी थी सीपी और सीवी के लिए, उन दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो लेते हैं हम कि वो इक्वेशंस क्या थी। तो सी पी के लिए हमने डिराइव करी थी डेल एच बाय डेल टी पी, ओके। और सी वी इज इक्वल टू डेल ई बाय डेल टी वी। यही इक्वेशन डिराइव करी थी हमने कल, ठीक है। तो यहां तक तो ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस सीपी और सीवी के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ कहेंगे, आपने एक इक्वेशन तो देखी होगी, आपको अगर याद हो तो वो हमें डिराइव करनी है। यहाँ पे सीपी माइनस सीवी, मैं पहले इतनी बताना चाहती थी पर देख लो, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर आइडियल गैस सीपी माइनस सीवी क्या होगा, ये होगा डेल एच बाय डेल टी माइनस डेल ई बाय डेल टी वी। ठीक है, इतना ठीक है। ये है हमारी मान लो इक्वेशन नंबर 3, ओके। अब हमें, जैसा कि हमें पता है, एज वी नो, देखो सारी इक्वेशंस हमारे काम आएगी। अभी आपने ये पढ़ी है इक्वेशन H इज इक्वल टू ई प्लस पी वी, ये पढ़ी है ना, ठीक है। तो ये इक्वेशन यहाँ काम आएगी। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 4, डिफरेंशिएट इक्वेशन 4 विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर को रखना है कांस्टेंट, याद रखना जो भी कांस्टेंट है वो कहाँ आता है, बाहर कोष्टक से, ठीक है। तो टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में इस वाली इक्वेशन को हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट। तो करते हैं हम यहाँ पे डेल एच बाय डेल टी, किसके, टेम्परेचर के, ये लिखा हमने टेम्परेचर, कहाँ पे, कांस्टेंट प्रेशर पे, कर लिया। सेकंड क्या है यहाँ पे इस साइड, ये है डेल ई, किसके रिस्पेक्ट में करना है, टेम्परेचर के, कर लिया। हमने डिफरेंशिएशन वगैरह पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में, किस तरह से करते हैं, ठीक है। और किसके रिस्पेक्ट में, प्रेशर के रिस्पेक्ट, सॉरी प्रेशर कांस्टेंट है, ओके। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर पीवी, यहाँ पे पी रखो एज इट इज, उसके बाद जो है वी को करो डिफरेंशिएट, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद जो है फिर v को रखो एज इट इज और t को करो डिफरेंशिएट। अब क्योंकि कह रहे हैं कि p तो कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू भी क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी ना, p2 माइनस p1 क्या आएगा, 0 होगा। तो यहाँ पे अगर 0 आ गया, डेल p इक्वल 0 है, तो पूरा का पूरा इक्वेशन, ये वाला पूरा का पूरा टर्म जो है वो क्या आ जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो फिर इसको लिखने का कोई सेंस नहीं बनता अगर ये 0 ही है तो इसको हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं, ठीक है। क्लियर है ना, इतना क्यों नहीं लिखा, देखो बन क्या रहा था, मैं वापस से बता देती हूँ आपको अगर कंफ्यूजन हुआ हो तो। P और V है, यूवी फॉर्मूला लगाते हैं, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। पहला एज इट इज रखा, दूसरे को किया डिफरेंशिएट, फिर रखा प्लस, दूसरा एज इट इज रखा, पहले को किया डिफरेंशिएट, ये P को किया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। अब कह तो रहे हैं कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो फिर ये तो 0 हो जाएगा ना, और अगर ये 0 हो गया यहाँ पे, तो 0 में आप किसी को से भी डिवाइड करो, क्या होगा, 0 ही होगा। और इस 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, 0 ही होगा। तो पूरा ओवरऑल टर्म क्या हो जाता है, 0, इसलिए हम यहाँ पे इसे लिखते ही नहीं है। तो ये हमारा जो फाइनल डिफरेंशिएट करने के बाद इक्वेशन आता है, इक्वेशन नंबर 5। क्लियर, ओके। अब यहाँ तक तो हमने कर लिया,
यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, ये डेल एच बाय डेल टी पी। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में देखो, डेल एच बाय डेल टी पी। तो अब यहाँ से इक्वेशन 5 से जो भी आपको पूरा वैल्यू मिला है वो लाके यहाँ पे पुट कर देना है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 and 5, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 5। ओके, तो इक्वेशन 3 क्या था, Cp माइनस Cv। ओके, फिर क्या था, डेल एच बाय डेल टी पी। इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ये वाला लिख देंगे, डेल ई बाय डेल टी पी प्लस पी डेल वी बाय डेल टी पी। इसके बाद क्या था, इसके बाद था, ये कहाँ गया, इसके बाद था हमारे पास माइनस डेल ई बाय डेल टी पी, माइनस डेल ई बाय डेल टी पी। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस डेल ई बाय डेल टी। क्लियर हुआ यहाँ तक, यहाँ तक ठीक है। एक मिनट रुको रुको रुको, सी पी माइनस सी वी, डेल टी पी नहीं है, डेल टी वी है। ओके, तो यहाँ पे ये वी, यहाँ ध्यान रखना, आप मिस्टेक हो सकती है, और छोटी छोटी मिस्टेक अगर हम करते हैं तो एंड में जाके हमारा रिजल्ट गलत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हम देखते हैं हमें और क्या नीड है। यहाँ पे 2 टर्म है, देखो इसमें भी ई है, इसमें भी ई है। तो अब हमें जो है इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड किसी इक्वेशन की जरूरत है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है, इंटरनल एनर्जी जो है इज द फंक्शन ऑफ, इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो आप लिख सकते हैं मैथमेटिकली, इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब आपको ये इक्वेशन भी सॉल्व करनी आती है ना। फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट यूनिट पढ़ते हैं हम इसीलिए पढ़ते हैं, वो सेकेंड ईयर में बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाती है। उस टाइम आपको इतना ज़्यादा उसका यूज़ फर्स्ट ईयर के सिलेबस में देखने को नहीं मिलेगा, कुछ 1-2 यूनिट को छोड़ के। पर सेकेंड ईयर में बहुत ज़्यादा वो यूनिट फर्स्ट ईयर की जो फर्स्ट यूनिट है वो काम आएगी, ठीक है। तो हमने उसे अच्छे से पढ़ा था। अब इसको मुझे नहीं लगता कि आपको इससे, इस इक्वेशन को जो है सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, ये सब हमने सीखे हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे इसे दे दो इक्वेशन नंबर 7, और इस इक्वेशन नंबर 7 का हमें क्या करना है, परफेक्ट डिफरेंशिएशन लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेते हैं परफेक्ट डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन 7। ये हम करेंगे डीई, पहले किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, मान लो पहले हम कर देते हैं टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। तो डी ई बाय डी टी वी, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो वो तो यहाँ नीचे लिखा जाएगा, और बाकी जो बचा है वो उसके कांस्टेंट में आ जाएगा बाहर की तरफ, ठीक है। परफेक्टली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डी टी लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद जो है हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये डी ई बाय डी वी। अब वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में किया तो ये इस तरह से लिख दिया, ये वॉल्यूम, ये हो गया हमारा 8। ओके, यहाँ तक आ गए। अब क्या करना है, ये हमारी इक्वेशन 8 को आप क्या करेंगे, इक्वेशन 8 को आप डिवाइड कर देंगे और dt से एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 8 with dt at constant प्रेशर, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर पे डिवाइड कर दो dt से। अब जैसे ही बाहर कोई कंडीशन आ जाती है तो हम इसे पार्शियली लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको dt से डिवाइड करोगे तो यहाँ से इस वाले टर्म को करोगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख क्या देते हैं,
हम यहाँ पे नीचे डायरेक्ट लिख देंगे कि डिवाइड करने पर हमारे पास क्या आता है, सिर्फ ये इक्वेशन बचती है dt v। उसके बाद de बाय dv t ये वाली टर्म और dv बाय dt, ओके, और कांस्टेंट प्रेशर पर। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 9। यहाँ तक पहुँच गए हम, ठीक है। अब ये जो मिला है आपको, इस इक्वेशन से आपको क्या मिला यहाँ पे, ये de बाय dt p मिला। अब ये यहाँ पे कहाँ है, देखो इक्वेशन नंबर cp और इक्वेशन जहाँ पे भी आपको cp और cv दिखे उसमें देखना कि डेल e बाय डेल टी p कहाँ है, ये रहा, देखो ये है डेल e बाय डेल टी p। तो ये जो आपने अभी इक्वेशन डिराइव करी है, ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है, पूरा का पूरा इक्वेशन आप कहाँ ले जाके पुट कर देंगे, आप यहाँ cp इस पोजीशन पे इसकी जगह ले जाके पुट कर देंगे, ठीक है। और इसके पीछे जो भी ये है वो एज इट इज रहेगा, राइट। तो यहाँ पे हम कर देते हैं cp, हम लिख देते हैं पहले तो फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड कौन से नंबर थी वो देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड 6, ठीक है, 9 और 6 से cp माइनस cv। उसके बाद तो यही था टर्म, तो यहाँ पे ये इक्वेशन लिख देते हैं हम, उसकी जगह पे डेल tv प्लस डेल e डेल vt डेल v डेल tp, और उसके बाद क्या था, उसके बाद हमारे पास था t डेल v डेल tp, t डेल v डेल tp, ओके, देन माइनस डेल e डेल tv, माइनस डेल e डेल tv, ओके। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 10। अब आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा डेल ई डेल टी वी, और ये रहा डेल ई डेल टी वी। ये कहाँ है, ये प्लस में है, तो ये प्लस से ये माइनस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, सी पी सी वी इज इक्वल टू, ये रहा डेल ई डेल वी टी, और ये डेल वी डेल टी पी प्लस पी डेल वी डेल टी पी। क्लियर है यहाँ तक, ओके। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 11, राइट। इसको हम यहाँ डाल देते हैं कोष्टक में, क्योंकि ये आगे जो है हमारे काम आने वाली है, राइट, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, अभी यहाँ तक हम पहुँच गए थे। अभी लेते हैं हम 1 मोल आदर्श गैस के लिए, फॉर 1 मोल आइडियल गैस। उसके लिए क्या होता है, ये एक इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू RT, ठीक है। ये इसको मैं लिख लूँ 12 नंबर। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 12, ठीक है। सिंपल सी डिफरेंशिएशन करनी है यहाँ पे। P जैसे कि यहाँ पे ये भी क्या है, PV है, तो पहला एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डिफरेंशिएशन। और यहाँ पे R तो क्योंकि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, हमने पढ़ा हुआ है, तो R एज इट इज रहेगा dt, और कांस्टेंट का क्योंकि 0 होता है डिफरेंशिएशन, ओके। यहाँ पर अगर आप dr भी लिखते हैं तो ये किसके बराबर है, 0 के बराबर होता है, तो ओवरऑल टर्म्स क्या हो जाएगी, 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ तक ये हमें इक्वेशन यहाँ पे मिल गई, ओके। अब हम कह रहे हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर, ये हमारी इक्वेशन 13, यहाँ पे कहे एट कांस्टेंट प्रेशर पे ये वाला जो टर्म है वो हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर मतलब dp इज इक्वल टू 0,
तो यहाँ पे लिखेंगे dp इज इक्वल टू 0, तो ये पूरा टर्म हो गया हमारा 0। तो पीछे क्या बचा, pdv इज इक्वल टू rdt, pdv इज इक्वल टू rdt। ओके, अब यहाँ तक आने के बाद आपको क्या चाहिए, r की वैल्यू। आपको क्या चाहिए यहाँ पे, r की वैल्यू। तो r की वैल्यू आप कहाँ से निकालेंगे, सिंपल सी बात है ना, dt को क्या करो, इधर ले जाओ, dt को करो इधर ले जाओ फिर जल्दी से हो जाएगा ये p dv dt। और हमने क्या कहा, एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि ये कांस्टेंट प्रेशर पे। तो ये हो गया हमारा r की वैल्यू, ये क्या हो गया, r के बराबर। अब इसको आपने इक्वेशन नंबर किसमें देखना है, इक्वेशन नंबर ये देखो, जो फाइनल इक्वेशन आई थी हमारी, ये P डेल V बाय डेल टी P, ये किसके बराबर है, ये हमारा R के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे लिखती नहीं हूं मैं, आपको बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा। ये किसके बराबर है, R के बराबर है यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया एक। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में इसकी जगह क्या पुट कर देंगे हम, बाद में R पुट कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा इन सब का भी तो देखना है। ठीक है, तो ये इनका देखते हैं अभी। फर्स्ट तो हमारा सॉल्व हो गया कि उस इक्वेशन में हमें क्या करना है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर, राइट। सेकंड देखते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर internal energy does not change with, internal energy does not change with change in वॉल्यूम। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम जो है वो इंटरनल वॉल्यूम में चेंज के साथ इंटरनल एनर्जी में किसी तरह का चेंज नहीं आता। ये जो अभी मैंने लैंग्वेज लिखी, ये किसको बताता है, इस वाली इक्वेशन को। कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम में चेंज के साथ इंटरनल एनर्जी में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता है। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो तो ये पूरा इक्वेशन अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा इक्वेशन यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 0। और ये इसके मल्टीप्लिकेशन में है तो 0 इंटू दिस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो ओवरऑल वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पे, वो 0 हो जाती है ओवरऑल वैल्यू। क्लियर है इतना, तो इसको हम लिख देंगे 0। इसलिए मैं कह रही थी ये वाली इक्वेशन हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आपको जो है वो पूरी वैल्यूज मिलेगी, आपको यहीं से जो है वो रिलेशन देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारा 0। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि डेल E बाय डेल V T विल बी इक्वल टू 0। तो फ्रॉम इक्वेशन, इसको नंबर दे दो, ये क्या था, और ये 11 13 हो गया, ये लिख दो इसको 14 और इसको लिख दो 15। ठीक है, तो Cp माइनस Cv की इक्वेशन थी यहाँ पे 11, 14 और 15। तो यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 11, 14 एंड 15। तो यहाँ पे लिख देंगे Cp माइनस Cv इज इक्वल टू 0 प्लस R, क्योंकि वहां तो पूरा 0 हो गया था। और R कहाँ से आया, ये मैंने बता दिया था आपको कि इसको हमने R के बराबर मान दिया है। ओके, हमने निकाला है यहाँ पे पूरा सॉल्व करके ये यहाँ तक, राइट। तो ये हो गया 0 प्लस R। तो यहाँ लिख देंगे हम Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ये क्या है हमारा, यही हमारा Cp और Cv के बीच में रिलेशन है।
कि Cp में से Cv माइनस करो तो हमें गैस कांस्टेंट मिलता है। क्लियर है? ओके, तो ये यहाँ पे आपका Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, रिलेशन इन दोनों के बीच में कंप्लीट हुआ। अब जो है आप इस पूरे डेरिवेशन को अपने रफ नोटबुक में 1-2 बार करके जरूर देखना, आपको उसके बाद डाउट आएंगे। अभी आपको लग रहा हो कि सब समझ में आ गया, पर जब आप करने बैठेंगे खुद से सॉल्व तो आपको तब डाउट आएंगे कि इसको क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ। तो उस टाइम आप पूछ के क्लियर करना ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो एक बार जरूर से आप रफ नोटबुक में ट्राई करना, ठीक है? ओके, थैंक यू।